गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर शुरू करना है और चैप्टर का नाम है बच्चों मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आपको अगर याद हो थोड़ा, इसके पहले जब मैंने चैप्टर चालू किया था तो मैंने आपको कुछ एक अजीबोगरीब सी कुछ कहानी सुनाई थी कि आजकल जो पिक्चर्स बनती है, मूवीज जो बनती है, वो उधर बीच में से चालू होती है, बाद में पता पड़ता है वो स्टार्टिंग से शुरू करता है। हमारी कहानी भी समथिंग लाइक वैसी है कि हमने जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी आपस में मतलब ऐसा निकालना सीखा बीच में से चालू करके। लेकिन सवाल ये है कि जीडीपी एट एमपी आया कैसे, है ना? वो अब यहां से शुरू होगा चैप्टर नंबर 12 में, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से, है ना? तो वो जो हमारी कहानी थी वो हमने आधी अधूरी चालू करी थी, उसे वहां पे पूरी करके अब वापस से बैक गियर मार के स्टार्टिंग से चालू करेंगे और वापस से उस कहानी को फिर अंत तक लेके जाएंगे। और उसी के साथ साथ हमारी मूवी क्या होगी, एंड होगी, जिस मूवी का नाम था मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय नमन भैया। ठीक है? हाँ जी, विद स्टूडेंट। चैप्टर डायरेक्टली चालू करोगे क्या पहले माहौल बनाओ? माहौल के तो हम दीवाने हैं। हाँ जी, पहले भूमिका बन जाए चैप्टर की और देन हम आगे चलेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक रस्म होती है, वो पूरी कर दीजिए आप। अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, आज हमें मतलब 1 दर्जन चैप्टर लगभग हम पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है ना? 11 पढ़ के आए हैं, 12वें पे है, तो 11 चैप्टर के नाम बता दीजिएगा तो आगे का कार्यक्रम हम चालू करते हैं, भूमिका बनाना शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, एंड द सेकंड वन इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनी, बैंकिंग, aggregate demand and related concepts, aggregate demand and related concepts। उसके नेक्स्ट इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, या इसको शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, एंड द 9th वन इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 10th वन इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके लिए पिछले वाला पढ़ा था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और आज ये जो चैप्टर है ये है मेजरमेंट ऑफ। अब हमें कंप्लीट पिक्चर देखनी है, ओवरऑल नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है फ्रॉम द स्क्रैच, वो हमें देख के चलना है, ठीक है ना? कह रहे हैं कि बच्चों जो नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम वो एक काफी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, एक काफी डिटेल्ड मेजर मतलब कोई चीज को कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है ना? कह रहे कि नेशनल इनकम एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है, यानी कि मोस्ट डिटेल्ड मेथड है ना? जहां पे हम क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें ये पता लगाना है कि हमारा देश अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम ग्रोथ के ट्रैक पे है या नहीं है, तो सिंपली क्या कैलकुलेट कर लो, जीडीपी कैलकुलेट कर लो। बच्चों इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट भी है, वो कॉन्फ्लिक्ट मैं आज तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन जब अंत में ये चैप्टर के जो लास्ट बिल्कुल टॉपिक होगा ना, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा। याद रखना आज मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ कि नॉर्मली होता ही है, मैं तो जस्ट एक मीडियम हूँ आपके पास तक वो बात पहुंचाने का। होता क्या है कि अगर आपको देश की ग्रोथ को मेजर करना है तो उस देश की जीडीपी को आप क्या कीजिएगा, मेजर कीजिएगा। और उस जीडीपी में आपको अगर इंक्रीमेंट नजर आते हैं या दिखाई पड़ते हैं कि हाँ जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो समझेगा कि देश तरक्की पे है, अदरवाइज देश तरक्की पे नहीं है। हालांकि हमेशा ऐसा भी नहीं होता, इसका जवाब मैं इस चैप्टर के जब हम अंत में आएंगे तब दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब ये जीडीपी से पता तो पड़ जाएगा कि देश की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन ये जीडीपी को कैलकुलेट करना इतना आसान टास्क नहीं है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको अलग अलग एंगल से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो अलग अलग एंगल, वो अलग अलग मेथड, है ना, वो हमें जो एक टाइप से जो अप्रोच है, अलग अलग जो अप्रोच है, वो हमें इस चैप्टर में सीख के चलनी है। 3 अप्रोच इस चैप्टर में आती है बच्चों। सबसे पहला जो आएगा, जो मैं आज शुरू भी करूंगा आपके साथ, वैल्यू एडिड मेथड। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बाद के 2 मेथड में कुछ नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है।
अक्सर मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं आपको अपना सोच के बता तो रहा हूं, अभी मेरे को बताना नहीं चाहिए, है ना, बताना इसलिए नहीं चाहिए, पहले बात ही बता देता हूँ क्या है कि ये जो मेथड है ना, वैल्यू एडिड मेथड, जो मैं अभी आज शुरू करूंगा, आप हल्का सा स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, ये वैल्यू एडिड मेथड की सीबीएसई के एग्जाम में कवरेज भी कम रहती है। क्या रहती है? कम रहती है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये मेथड हमें नहीं पढ़ना चाहिए या स्किप कर देना चाहिए, या ये भारी है तो इसलिए से छोड़ देना चाहिए। बिकॉज सीबीएसई की जो कवरेज में ये नहीं रहता तो उसको हमें ट्रेंड नहीं मानना चाहिए कि सीबीएसई का ट्रेंड ये है कि ये पूछते नहीं है, क्योंकि जिस दिन भी पूछेंगे, जिस भी एग्जाम में पूछेंगे तो बच्चों की लंका लगने वाली है, सिंपल सामने से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसका मतलब मैं आपसे ये गुजारिश भी करूंगा कि आपको ये नहीं मान के चलना है कि सीबीएसई के अंदर इसकी कवरेज कम रहती है तो बिल्कुल अपने माइंड को हम क्लोज, अपने शटर डाउन करके बैठ जाए, अपनी दुकान बंद करके बैठ जाए, कहने लगे तुम भाई साहब अपना आस्था चैनल चलाते रहो, हमने तो अपनी दुकान बंद कर ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको बराबर से समझ के चलना है। मैं कह रहा हूं कि बच्चों को ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन बिलीव मी कि जिस ढंग से हम इसे पढ़ने वाले हैं, शायद इससे सिंपल आपको कोई भी ना लगे, सबसे सिंपल बन जाएगा ये, है ना। होगा दूसरों के लिए कॉम्प्लिकेट, लेकिन हमारे लिए कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो यहीं पे मेरा हाथ पकड़ लेना, नमन भैया पहले समझा के जाओ, है ना, बाकी बात जो भी कॉन्सेप्ट है वो बाद में करेंगे, पहले ये समझाओ, ठीक है ना। चलो बच्चों, तो पहले बुलेट में हमने देखा, ये बोल रहा है कि जो नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव मेजर होता है, एक डिटेल्ड मेथड होता है किसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का, अपने देश की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का कि हमारा देश अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन इसको मेजर करना, हाउएवर इट्स मेजरमेंट इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड टास्क, इसको मेजर करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना आसान नहीं है ना। बशर्ते इजी हो जाएगा, आपके पास वो स्किल सेट होनी चाहिए आपको, और वो स्किल सेट को लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, उस चीज सीखने के लिए, तो इजी हो जाएगा। अब ये बात रिपीट कर रहा है 9 चैप्टर की, व्हेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, जब प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन की प्रोसेस चालू रहती है, देन द फैक्टर इनकम आर पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो सारे बच्चों को पता है कि आउटपुट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? और जो आउटपुट जनरेट करने में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारी हेल्प करते हैं, हम उनको क्या देते हैं? फैक्टर पेमेंट देते हैं। क्या देते हैं? वो हमें फैक्टर सर्विसेज देते हैं, हम उन्हें क्या देते हैं? फैक्टर पेमेंट देते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रियल फ्लो की, क्या मनी फ्लो की? रियल फ्लो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रियल फ्लो की। तो हम उन्हें फैक्टर इनकम पे करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। किसके लिए? फैक्टर सर्विसेज के लिए, ठीक है ना। इट मींस देयर इज एन इनकम फ्लो। क्या रहता है? इनकम फ्लो होता है। क्या होता है? इनकम फ्लो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द आउटपुट फ्लो। किसके फ्लो के अकॉर्डिंग? अब देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? वैसे तो रियल फ्लो रहता है कि जहाँ पे वो सर्विसेज देते हैं, हम उन्हें गुड्स और सर्विसेज देते हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे तुम देखना, एक एस्पेक्ट तो इसने उठाया किसका? रियल फ्लो का, और एक एस्पेक्ट उठाया इसने किसका? मनी फ्लो का। वो क्या करते हैं? वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और हम उन्हें क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। तो एक एस्पेक्ट तो किसका है? रियल फ्लो का, और एक है मनी फ्लो का, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्पेंड देयर इनकम ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो जो पैसा उन्हें मिला है, वो उस पैसे को, उस इनकम को क्या करते हैं? खर्च करते हैं। किसकी खरीदी पर? गुड्स और सर्विसेज की खरीदी पर, बाय मेकिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या करके? कंजप्शन एक्सपेंडिचर करके खर्च करते हैं पैसा। फाइनल जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था, सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, उसकी तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, चीजें रिपीट हो रही है। 10 प्रोडक्शन गिव राइज टू इनकम। फाइनली बोल रहा है कि प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है बच्चों? इनकम जनरेट होती है, और इनकम जब होती है तो हम खर्चा करेंगे। सारे बच्चों को पता है कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, वो हम 6th चैप्टर में पढ़ के आए, वो डिपेंड करता है डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर। किसके ऊपर? इनकम ज्यादा तो खर्चा भी ज्यादा, और इनकम कम तो खर्चा भी कम, विच इन टर्न जनरेट्स इनकम अगेन। और जब चूंकि खर्चा होता है, सारे बच्चों को पता है कि कीन्स ने बोला है एक इंसान का खर्चा, तो जो खर्चा है वो वापस से किस में कन्वर्ट होता है? इनकम में, और ये प्रोसेस चलती रहती है, जनरेट्स इनकम अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सिमिलरली द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी मेजर्ड बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। पहला वैल्यू एडिड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। नमन भैया क्या तीनों से आंसर सेम आता है? हाँ जी, तीनों से आंसर सेम आता है। क्या तीनों को कैलकुलेट करने का मेथड, तरीका अलग अलग है? नमन भैया कैसी बात कर रहे हो? जब 3 मेथड लिखे हैं तो उनका अप्रोच अलग अलग होगा, लेकिन आंसर क्या आता है? सेम आता है।
नमन भैया एक सवाल का और जवाब दो, जब तीनों से आंसर सेम आता है ना, तो एक मेथड से क्यों नहीं बात बना लेते हम? हमें 3 मेथड की जरूरत क्या है बेटा? जरूरत इसलिए है, मैं अगर आपसे पूछूं आपकी इनकम बताओ, आपकी फैमिली की इनकम बताओ, आपके पापा कितना कमाते हैं, क्या आप सीधे मुंह बता दोगे? क्या नाटकबाजी करोगे? बताओगे नहीं, ठीक है ना? इनकम नहीं बताओगे तो, लेकिन खर्चा तो हो के बताओगे ना सामने से, अरे भैया बहुत खर्चे है, तुम्हें क्या पता, तुम्हारी तो भी शादी नहीं हुई है, हमारे भाई बहन है, ठीक है ना, दो दो बड़े भाई है हमारे, और ऐसे एक छोटी बहन है, तो कितने पढ़ाई लिखाई के खर्चे होते हैं, ऐसे वगैरह ये वो क्या, बहुत खर्चे होते हैं। देखो गिनाऊं क्या मैं भी, इतने खर्चे, ये इसके पढ़ाई के इतने, घर के खर्चे इतने, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस रेंट या बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपने गिना दी। लगभग लगभग आपने महीने का खर्चा गिना दिया, 90 हजार रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक। ठीक है, हमारा काम हो गया। इतना खर्चा कर रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, तो परमानेंट सेविंग तो नहीं कर रहे होंगे, और परमानेंट जिंदगी बोरोइंग पे भी नहीं चल रही होगी। एक्टिव कोई इनकम का सोर्स होगा, उसमें से तो हो रहे होंगे, तो एटलीस्ट एक एस्टिमेशन तो लगाया जा सकता है कि हाँ भाई इतनी तो आपकी इनकम होगी, जितना आप खर्चा बता रहे हो। और खर्चा इंसान सही सही बताता है, खर्चे में कोई वो हाइड एंड सीक नहीं खेलता, आइस पाइस धप्पा कुछ नहीं करता, सीधा धप्पा ही लगाता है, ठीक है ना? लेकिन जब भी इनकम की बात करते हैं, इनकम पूछे तो इंसान बताता नहीं है, उसे अंडर एस्टिमेट करके बताता है, ठीक है ना? अरे कहाँ, गरीब से आदमी हम, छोटे मोटे आदमी, कहाँ भैया, कहाँ से पैसा आ रहा, कहीं से भी नहीं आ रहा है। तो जिस केस में इनकम मेथड काम में नहीं आता, उस केस में कौन याद आता है? एक्सपेंडिचर मेथड। अगर इनकम मेथड से बात नहीं बन रही है तो किससे बना लेंगे? एक्सपेंडिचर से। और दोनों से नहीं बन रही है तो तुम टाइम पास मत करो, तुम जाओ, हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना? मैक्रो लेवल पे हम प्रोडक्शन प्रोसेस को देखेंगे। किसको देखेंगे? प्रोडक्शन प्रोसेस को। नमन भैया जो पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्या वहां के कॉन्सेप्ट काम में आएंगे? हाँ बच्चों बिल्कुल काम में आएंगे, खासकर इस वाले मेथड को समझने के लिए तो काम में आएंगे, वैल्यू एडेड मेथड, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, कंजप्शन गुड्स, ठीक है ना, कैपिटल गुड्स, वहां पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा यहाँ पे टच रहेगा, ठीक है? चलो, तो ये आपको 3-4 सवाल के जवाब मिले होंगे कि 3 मेथड की जरूरत क्या है जब एक से काम चल जाता है, वो मैंने आपको बताया। क्या तीनों से आंसर सेम आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं जी। तीनों का अप्रोच अलग अलग होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल अलग अलग होता है। अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूँ, 9th चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 3 फेज होते हैं। और अगर मजे की बात बताऊं, तो चलो 3 फेज आप याद दिला रहे हो तो एक बार करा दो। जनरेशन फेज, तीनों मेथड को रिलेट कर लो, एक एक फेज से रिलेटेड एक एक मेथड है। जनरेशन फेज में लगेगा वैल्यू एडिड। अगर आप जनरेशन फेज पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हो तो वैल्यू एडिड मेथड लगाओगे। दूसरा कौन सा फेज होता है? दूसरा, हाँ बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। वहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूट होती है? इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, इनकम मेथड। यहाँ पे भी अगर बात नहीं बन रही है तो तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज, जिसको एक्सपेंडिचर फेज बोलते हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड। एक ही चीज को अलग अलग पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट करोगे, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन तीनों को कैलकुलेट करने का अप्रोच अलग अलग होगा। तो ये सुनो, और ये जो भारत के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो जिम्मा होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक संस्था के ऊपर होती है, नाम तो सुना ही होगा, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। देश के अंदर जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है वो कौन सी संस्था करती है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। देख लेते हैं। 3 मेथड के बारे में मैंने हल्का हल्का सा आपको बताया, मतलब कुछ भी नहीं बताया, ऊपर ऊपर से बताया, ऊपर ऊपर से क्या, इधर उधर की बातें बताई तीनों मेथड के लिए, अंदर की बात तो अभी चालू करेंगे। कह रहे कि वी हैव 3 डिफरेंट मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम। हमारे पास 3 मेथड है कैलकुलेट करने की नेशनल इनकम को, बिकॉज प्रोडक्शन, सॉरी, हाँ, बिकॉज प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सारे बच्चों को पता है, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेज होते हैं। एक प्रोडक्शन फेज, जिसको क्या बोलते हैं हम? जनरेशन फेज बोलते हैं। दूसरा इनकम फेज, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। और तीसरा एक्सपेंडिचर फेज या डिस्पोजिशन फेज। तीनों ही फेजेस से एक एक मेथड कनेक्टेड है। द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। कह रहे कि कौन सा मेथड यूज करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, वो डिपेंड करेगा कि डेटा किसका दिया हुआ है।
और फिर वही वाली बात, जैसा डाटा वैसा चाटा, या दूसरे शब्दों में जैसी नाच कूद वैसी वारफेर। भाई जैसे वो बोले, क्वेश्चन है भगवान, वो है ऊपर वाला, क्वेश्चन बोलेगा ऐसे करना है तो ऐसे कर देंगे, क्वेश्चन बोलेगा वैसे करना है तो वैसे कर देंगे, क्वेश्चन बोले दोनों को छोड़ के इसका तो कोई तीसरा ही अलग तरीका अपनाना है तो वो करेंगे हम। जैसे क्वेश्चन के ऊपर जान छिड़कनी है, क्वेश्चन जैसे बोलेगा भाई उसी के अकॉर्डिंग करना है, जैसा डाटा दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग मेथड लगा देंगे। नमन भाई हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा मेथड? बेटा रुक तो जाओ, सारी बातें आज ही सुनोगे क्या अभी? ठीक है ना, अभी तो है यार, अभी तो 2-3 महीने हमें अभी साथ में और पढ़ना है ना, एटलीस्ट दिसंबर जनवरी फरवरी और काफी हद तक मार्च की भी कुछ क्लासेस होगी और रिपीट भी होगी। इतना क्यों उतावले हो रहे हो, अभी तो काफी टाइम है। हाँ मुझे पता है मोस्ट ऑफ द टाइम निकल चुका है, एक 25% पोर्शन रह गया। हाँ जी, तो जैसे जैसे हम मेथड सीखते जाएंगे कि किस मेथड में कौन से डेटा का यूज होता है, आपको खुद पता पड़ जाएगा कि इसमें डेटा किसका दिया हुआ है और कौन सा मेथड हमको यूज करना है। नोट में आ जाते हैं, मैं बता चुका हूं आपको, इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑल 3 मेथड्स गिव द सेम वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। अगर तीनों से अलग अलग आएगी फिर तो हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि किसको सही माने किसको गलत माने। ठीक है ना, कह रहे हैं कि तीनों से सेम ही आंसर आता है। दे आर यूज टू मेजर द सेम फिजिकल आउटपुट एट 3 डिफरेंट फेजेस, बिकॉज एक ही चीज को तो हम अलग अलग एंगल से क्या कर रहे हैं, मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जनरेशन फेज पे, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे कर रहे हैं। सारे बच्चों को पता है जितनी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज जनरेट होते हैं, हाँ बोलो ना, जितनी मनी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज जनरेट होते हैं वही तो क्या होती है, फैक्टर पेमेंट होती है। भाई जितने के हमने गुड्स जनरेट किए उतने तो अगले की क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। कीन्स ने बोला ना एक इंसान का जो खर्चा है दूसरे की क्या है, इनकम है। तो फैक्ट्री वालों को तो खर्चा है जो कॉस्ट लगी है गुड्स और सर्विसेज को बनाने के, लेकिन अगले की क्या है, इनकम। तो अपनी इनकम नहीं बता रहा तो कोई बात नहीं, मत बताना, हम ये देख लेंगे कि देश के अंदर प्रोडक्शन कितना हुआ, जितना प्रोडक्शन हुआ है वही नेशनल इनकम होगी। हाँ बोलो ना, ठीक है। अच्छा तू ऐसे नहीं मान रहा है, मत बता, तू अपनी इनकम खर्चा तो बताएगा अपना, अरे किधर तो बैठेगा, कुछ तो बताएगा। कर लेंगे हम कैलकुलेट, हमारे पास बहुत सारे हथकंडे हैं, है ना, नेशनल इनकम को क्या करने के, कैलकुलेट करने के। पहला बुलेट हो गया ये नोट का। दूसरा ये भी मैं आपको बता चुका हूं, भारत में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो एक संस्था को दी गई है, नाम तो सुना ही होगा, CSO, बोले तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक नंबर में आ सकता है MCQ में कि देश के अंदर नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता है, तो CSO। विदाउट वेस्टिंग इधर उधर मतलब एनी मोर टाइम और इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा आते किस पे, वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड, इसका कोई भी टेक्स्ट समझने से पहले, कोई भी थियोरी पढ़ने से पहले या कुछ भी यहाँ पे जो लिखा है उसको सबको छोड़ दो, अब सीधा सीधा आओ इस पे गंदी सी ड्राइंग पे हमारी। मतलब बना के तो मैं इधर दूसरे भी बना के दिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि टाइम थोड़ा हमारे पास लिमिटेड है, तो टाइम बचाने के लिए इसी में समझा रहा हूँ और आई होप आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं एक गांव से। एक गांव के अंदर एक फार्मर है, ये देख रहे होंगे आप, कितना खुश है। ऐसा लगता है कि शुगर केन इसने प्रोड्यूस किया है अपने फार्म पे, अपनी लैंड पे, लेकिन ये शुगर केन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वीट लिखा है। मैंने तो नहीं बोला कि ये है ही शुगर केन, मैंने बोला ऐसा लगता है, लेकिन है ये वीट। सुनो, क्या भैया यार तुम भी क्या स्टोरी टेलिंग करते हो बेटा, स्टोरी टेलिंग का ही गेम है, सारा गेम ही स्टोरी टेलिंग का है। स्टोरी टेलिंग अगर आपको अच्छे से करनी आती है तो आप आपकी ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है मेंटेन करके रखोगे, और क्योंकि अभी कम्युनिकेशन पढ़ के आए थे ना, वही नहीं आती तो तुम्हारी ऑडियंस इधर उधर हो जाएगी। मैंने वैसे भी आपको बांध के रखा है, शुरू में डिस्क्लेमर दे दिया था, देखो इधर कोई इधर से उधर हिल भी नहीं रहा है और नहीं हिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना क्रूशियल है। ठीक है ना, आप जानबूझ के मत करना ऐसा, ठीक है ना, मैं तुम्हें सारी बात इसलिए बता देता हूँ बिकॉज मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, और आप भी पता नहीं मानते हो कि नहीं मानते हो। अरे भैया क्या बात कर दी, ऐसी बात पर तो जान देते हैं हम आपके ऊपर। हाँ जी, कॉन्सेप्ट तो कर लो, वरना वैल्यू एडिड मेथड है, 6 नंबर का नुकसान हो जाएगा, उसके बाद मांग लेना। हाँ जी, थोड़ा कुछ तो सब्र करो। तो फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया,
अब देखो क्या है ना कि मेरी यहाँ पे कुछ अजम्पशन रहने वाली है। देखो यहाँ पे जो ना इसने ना अपने फार्म पे खुद ही मेहनत की, ठीक है ना, और मेहनत करके, हालांकि मैं 11th क्लास में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट वाले चैप्टर में आपने एक कॉस्ट पढ़ी होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट भी जिसको बोलते हैं। हाँ जी, आयुष कुमार का भी एग्जांपल दिया था, वेरी गुड, आपको बच्चों को याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कि जहाँ पे इंसान खुद मेहनत करता है, खुद के फैक्टर्स वो लगाता है, तो उस केस में वो जो कॉस्ट लगती है वो इम्प्यूटेड लगती है। हालांकि उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो फिलहाल वो फार्मर ने मेहनत करके ना क्या किया, वीट प्रोड्यूस किया, और वो वीट बिका मार्केट में, ध्यान से सुनो, टेक्निकल टर्म चालू हो गई बस यहाँ से, वो वीट बिका मार्केट में, और मार्केट में उसने बेचा वो वीट कितने का, 1000 रुपए का। कितने का बेचा, 1000 रुपए का। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ बोलो बच्चों। अच्छा जी, ये जो 1000 रुपए का वीट बेचा हमने मार्केट में, इसे हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या बोलेंगे? और मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा सुनने में प्रॉब्लम हुई होगी। बहुत सिंपल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो हमने प्रोड्यूस किया है, जो आउटपुट आया है, ये उसकी वैल्यू है। और बच्चों ये वैल्यू भी कौन सी वैल्यू है? मार्केट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? नमन भैया ये बताओ, ये टैली कराओ, आपने कैसे बोला कि मार्केट वैल्यू है, फैक्टर कॉस्ट क्यों नहीं है? बिकॉज मैंने बोला कि इसने इसको 1000 रुपए का, बोलो बोलो बोलो, 1000 रुपए का मार्केट में बेचा। तो मार्केट में तो बेटा फैक्टर कॉस्ट होती नहीं है, मार्केट में तो मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट रेट रहेगा, मार्केट प्राइस रहेगा। तो ये इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, VOO, है ना। आगे से मैं पूरा नहीं बोलूंगा, आप समझ के चलना, यहीं से टेक्निकल टर्म्स चालू है इस मेथड की, वैल्यू ऑफ आउटपुट, VOO। हाँ बोलो। अच्छा, इसने कुछ खर्चा किया होगा, वैसे तो देखो खर्चा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे मैं अज्यूम करके चलूंगा कि कोई खर्चा नहीं हुआ है, इसने अपनी मेहनत करी है। क्या करी है? अपनी मेहनत करी है। हालांकि वो भी कॉस्ट होती है, लेकिन उसे हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, उसे इग्नोर करके चलेंगे। आप, इसने अपनी मेहनत करी है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप रह जाएगा अगर मैं ऐसा अजम्पशन नहीं लूंगा यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ इस मेथड की मैं आपको। 1000 रुपए का मार्केट में बेचा, इसने कुछ खर्चा भी, मतलब वैसे तो मेहनत की है, खर्चा आमतौर पर इंसान करता है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसने बस मेहनत मेहनत की, कुछ खर्चा नहीं किया। इसने अपने फील्ड पे जाकर के पानी चलाया, सुबह शाम गया, है ना, बराबर से टेक केयर की, ऐसा मान के चल लेना, फर्टिलाइजर्स वगैरह कुछ नहीं डाले, है ना, ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह डाला हुआ है। भैया कहाँ थे हम, कहाँ पे आ गए, नेशनल इनकम पे थे, कहाँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और ये वो मैन्योर वगैरह। अरे बेटा सुनो तो, अभी आप सुन तो लो, है ना, कितना मजा आने वाला है इस मेथड में, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये पूरी पिक्चर से, ये लैंडस्केप से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ जी, इंटरमीडिएट कंजप्शन, सारे बच्चों को पता है क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट कंजप्शन की बात कर रहा हूँ। इंटरमीडिएट कंजप्शन, हल्का सा आइडिया अगर लगा पाओ आप इंटरमीडिएट गुड की हेल्प से, जितना भी हमने आउटपुट को जनरेट करने के लिए खर्चा किया है, मैं तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है ना, जितना कलेक्शन मेरे को आपसे होता है, वो मेरा क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। लेकिन आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मेरे को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? मैं बता नहीं रहा हूँ कि क्या है ना। अभी तुम सोचोगे भैया खर्चे को बड़ा चढ़ा के बता रहे हो, सारे बच्चों को पता है, बहुत समझदार हो आप, क्या क्या खर्चे लगते हैं, क्या क्या कॉस्ट आती है, सारे बच्चों को पता है। जितना भी खर्चा ये सर्विसेज को जनरेट करने के लिए लगता है, वो क्या है? इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या है? इंटरमीडिएट कंजप्शन, टोटल खर्चा। नमन भैया क्या इसमें इंटरमीडिएट गुड्स का खर्चा लिया आपने? इंटरमीडिएट का तो लिया है, साथ में और भी चीजें ली है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज, जो भी आपने सर्विसेज को या गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए खर्च किया है, जो भी पैसा, वो सब इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट है। कैन वी से दैट expenditure on intermediate goods is the part of intermediate consumption? am I right or wrong? हमें समझा नहीं तुमने क्या बोला, एक बार और रिपीट कर दो ना। करता हूं ना अभी। मैं कह रहा हूं कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज अ पार्ट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नहीं समझा? चलो एग्जांपल देता हूं। हमने कार को बनाने के लिए टायर यूज किए, और टायर पे हमने 3 लाख रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए? 3 लाख रुपए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि टायर के ऊपर जो हमने खर्चा किया है, वो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर खर्चा किया है?
कार को बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे किया है, रोबोट्स वगैरह चल रहे थे हमारी फैक्ट्री में असेंबली लाइन में, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। देखो इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा तो 3 लाख का हुआ है टायर पे, लेकिन इंटरमीडिएट कंजप्शन ज्यादा होगा। कार को बनाने के लिए खर्चा तो और भी लगा है ना, और भी हमने सैलरी भी दी है और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे हैं, इधर मैं पावर का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बता रहा हूँ आपको, और भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वगैरह है, बहुत सारे खर्चे लगते हैं। इन सबको मिलाकर के क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन। मान लिए 5 लाख हुआ, कितना हुआ, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर वो तो आएगा जो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर हमने खर्चा किया, साथ में जो एक्स्ट्रा खर्चे किए वो भी आएंगे, क्योंकि नाम से डिफाइंड है इंटरमीडिएट कंजप्शन। अरे लाला, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी आपने कंजप्शन किया है बीच में, चाहे वो गुड्स पे किया हो चाहे वो अदर किसी भी चीज पे किया हो, जितना भी आपने खर्च किया है वो सब क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। आपने मतलब इधर फार्मर ने 1000 रुपए का क्या बेचा, वीट बेचा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और इंटरमीडिएट कंजप्शन उसने मान लिया, लेट सपोज मेरी असम्पशन यहाँ पे 0 का किया, मतलब उसने अपनी मेहनत की, बाकी और कुछ खर्च नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड, ये मेथड का नाम क्या है, वैल्यू एडिड, यानी कि वैल्यू एड ऑन कितना हुआ, वेरी गुड वेरी गुड, बोलो कितना, 1000 रुपए, कितना हुआ, क्योंकि आपने वैल्यू कितने की जनरेट करी, 1000 की, और आपने इंटरमीडिएट कंजप्शन उसको 1000 रुपए को, 1000 रुपए की वैल्यू का प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा कितना किया, कुछ नहीं किया, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, वैल्यू एड ऑन 1000 का हुआ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा एग्जांपल लूं, थोड़ा असम्पशन को साइड कर देता हूं, लेट सपोज इस फार्मर ने 1000 रुपए के वीट को प्रोड्यूस करने के लिए 150 रुपए का खर्चा किया, 150 का। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि वैल्यू एड ऑन कितना हुआ, वेरी गुड, क्योंकि 150 का तो ऑलरेडी हो रखा था ना, वो इसने यूज किया, तो इसने एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी जनरेट करी, 150 रुपए की चीज को यूज करके, अपनी मेहनत लगा करके उसने 150 की चीज को कितना बनाया, कितने का बनाया, 1000 रुपए का। तो इसका कॉन्ट्री कितना है, कॉन्ट्री, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 850 का है। इसको बोलते हैं, जो 850 आपने निकाल के दिया है, पहले वाले एग्जांपल में 1000 निकाल के दिया, इसे बोलते हैं वैल्यू एडिड। क्या बोलते हैं, मुझे बताओ, ये जो अभी आपने निकाला था ना, 850 निकाल के दिया, ये कैसे निकाला था, वैल्यू एडिड, ना 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 ना, तो गलत बोला, यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, वापस से बोल, वैल्यू एडिड कैसे निकाला आपने, वापस से बोल, हाँ बोलो बोलो, VOO माइनस IC, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये होता है वैल्यू एडिड। VA इज इक्वल टू VOO माइनस IC, पूरा बोलिएगा, वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। एक सवाल पूछूं कि आपसे, आप वैल्यू एडिड में और वैल्यू ऑफ आउटपुट में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, वैल्यू ऑफ आउटपुट है कि कितने की आपने वैल्यू जनरेट की, और वैल्यू एडिड है नेट कितना एड ऑन किया। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो वैल्यू एडिड है वो नेट VOO है, नेट VOO, समझा ना, हमने कितना वैल्यू जनरेट की वो तो है VOO, और नेट कितना वैल्यू एड ऑन हुआ वो होता है वैल्यू एडिड। नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे वैल्यू एडिड इज इक्वल टू 1000 है, यहाँ पे क्यों है 1000, कैसे निकाला, VA इज इक्वल टू VOO माइनस IC, जो खर्चा किया हमने उसे क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, वैल्यू एडिड इज इक्वल टू 1000 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 1000, 1000 रुपए का वैल्यू एड ऑन हुआ। अभी जो वीट है ना बच्चों, ये जो वीट फार्मर ने बेचा था, ये फ्लोर मिल को बेचा था, किसको बेचा था, फ्लोर मिल मतलब जो आटा बनाता है, ठीक है ना, आटा बनाने वाली फैक्ट्री। आटा किससे बनाते हैं वो, वीट से, है ना, वीट को बड़े बड़े मशीन्स लगी हुई है उससे, हाँ, वो आटा बना करके पैक करके आगे मार्केट में बेचते होंगे। अच्छा, ये जो फ्लोर मिल है ना, फ्लोर मिल ने 1000 रुपए का क्या खरीदा था बेटा, वीट खरीदा था, क्या खरीदा था, और इसने कितने का बेचा, फ्लोर बेचा, फ्लोर, वीट तो नहीं बेचने का ना, क्या बेचेगा, फ्लोर बेचेगा। फ्लोर बेचा कितने का इसने, और फ्लोर बेचा किसको इसने, लेट सपोज, ऐसे बीच में देखो और भी रह सकता है, मतलब ऐसे तो मैं कितना भी लंबा इसको प्रोसीजर को कितना भी खींच दूं, लेकिन मैंने इसे बस यहाँ पे 4 स्टेप तक इसे समेट दिया पूरे एग्जांपल को। इसने फ्लोर बेचा बेकर को, किसको,
बेकर को। ये बेकर समझते हो आप, जो बेकरी वाले होते हैं जो बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि फ्लोर उनके काम में आएगा। इसने बेकर को फ्लोर बेचा, फ्लोर मिल वाले ने 1500 रुपए का। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ 1500। लेकिन तुम्हें एक चीज नहीं लग रहा, ये 1500 के अंदर ऑलरेडी 1000 तो हम काउंट कर चुके हैं। इसने फ्लोर मिल ने 1500 का बेचा, किसको? बेकर को। लेकिन ये खरीद के भी तो लेके आया था 1000 का। वो इसके जो पिछले वाले का वैल्यू ऑफ आउटपुट था वो अगले का क्या बन गया? इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या बन गया? इंटरमीडिएट। देखो वैल्यू तो 1500 रुपए की जनरेट हो चुकी है, लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछूं आयुष भाई, सवाल अगर मेरा ये हो कि क्या 1500 की वैल्यू फ्लोर मिल ने ही जनरेट की है? फ्लोर मिल ने जनरेट की है 1500 की वैल्यू? नहीं। इसने कितने की वैल्यू जनरेट की है? 500 की। यानी कि इसने वैल्यू एडिड कितने का किया? 500 का। अगेन वैल्यू एडिड कैसे निकालेंगे हम? VOO माइनस IC, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 1500, लेकिन इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है? 1000। बात समझ में आ रही है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से किसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे? इंटरमीडिएट कंजप्शन को। तो इसका वैल्यू एडिड आ गया 500 का। कितने का आ गया? 500 का। तो ये सुनो, चलो आगे चलते हैं। ये देख पा रहे हो आप? यहां तक तो कोई डाउट नहीं आपको? इधर तक आगे चलते हैं। ये जो बेकर है ना, बेकर ने बनाए बिस्किट्स, है ना? और ये बिस्किट्स चिंटी को है बहुत पसंद। चिंटी कौन है? कंज्यूमर। चिंटी कौन है? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? हु फाइनली कंज्यूम्स द गुड्स और सर्विसेज। सिंपल। अब ये बेकर ने बिस्किट्स बना करके खर्चा भी किया होगा, इसने खर्चा वगैरह भी किया होगा, ठीक है ना? बेकर ने क्या किया? हालांकि जो खर्चा किया है उसे मैंने क्या मान लिया? भी साइलेंट मान लिया। क्या मान लिया? साइलेंट मान लिया। बस ये जो पीछे ये पे करके आया वही चल रहा है यहाँ पे। इसने बिस्किट्स बना करके चिंटी को बिस्किट्स बेचे 2500 रुपए के। चिंटी देखो कितनी शौकीन है, 2500 रुपए की बिस्किट्स खा गई। हाँ जी, 2500 रुपए के इसने 2500 के बिस्किट्स बेचे चिंटी को। तो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट 2500। लेकिन क्या 2500 का एडिशन इतने इसने किया है? 1500 का तो ऑलरेडी हो चुका था। इसने कितने का किया है? कैसे निकाला आपने? VOO माइनस IC। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब ये जो चिंटी है, क्या चिंटी भी आगे कुछ बेचने वेचने का कार्यक्रम करती है क्या? ये तो मजा लेगी। ये तो हाँ, क्या ये बेचेगी नहीं, ये खेचेगी। ये तो भैया ये तो कंज्यूम करेगी। हाँ, ये अपनी लोकल लैंग्वेज में बेचने की नहीं। हाँ, ये तो भैया जिंदगी का परम आनंद लेगी। फाइनली मुझे बताओ, जो प्रोसेस जीरो से चालू हुई थी, सुनो भाई, अब मुद्दे की बात ये है, जो प्रोसेस जीरो से चालू हुई थी वो कहां तक गई? मतलब मार्केट में कुछ नहीं था, समझो ये ना पूरी इकोनॉमी के अंदर बस यही प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा समझना। पूरी इकोनॉमी के अंदर बस यही प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है? पूरी इकोनॉमी के अंदर जब यही प्रोडक्शन हो रहा है तो पहले इकोनॉमी में कुछ भी नहीं था, जीरो वैल्यू थी। और वो जीरो वैल्यू को सब लोगों ने मेहनत कर करके अपना कॉन्ट्री कर करके उसको कितने तक पहुंचाया? 2500 तक। 2500 तक। तेज सुनो, तो ये जो 2500 है, 2500 रुपए के गुड्स और सर्विसेज जनरेट हुए यहाँ पे। मतलब मैं मान ले रहा हूँ ये गुड्स ही गुड्स है केवल, तो पूरी इकोनॉमी के अंदर बस अगर यही जनरेट हुए तो 2500 रुपए के गुड्स जनरेट हुए। तो आप मुझे बताओ हर एक बंदे का कंट्रीब्यूशन कितना है? इधर आ जाओ। फार्मर का कंट्री कितने का है? वेरी गुड। इसका फ्लोर मिल का कंट्री कितने का है? यानी कि इसका वैल्यू एडिड 500 है। बेकर का कंट्री कितना है? 1000 का। तीनों के वैल्यू एडिड को सम करो आप, वो किसके इक्वल आ जाएगा? जो गुड्स की फाइनल वैल्यू थी। समझ आ रही है बात आपको? अगर तुम हर एक बंदे का वैल्यू एडिड क्या कर दोगे? एड ऑन कर दोगे, तो गुड्स की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? और सारे बच्चे सुनो, सारे बच्चे सुनो, सारे बच्चे सुनो, गुड्स की फाइनल वैल्यू आएगी मनी वैल्यू की मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू, बिकॉज 2500 रुपए के बिस्किट्स मार्केट में बिके है। समझ आ रही है बात? हाँ जी। अगर मैं एक बारी के लिए मान लूं कि पूरी इकोनॉमी में यही गुड्स बना है, हाँ बोलो ना, पूरी इकोनॉमी के अंदर यही गुड्स बना है बस, तो हमारी टेरिटरी में रह करके बना है,
क्या मैं इसको जीडीपी एट एमपी अगर बोल दूं 2500 रुपए, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी? यही कहानी मैं आपको बता रहा था, पिछले वाले चैप्टर में हम करते थे कि जीडीपी से बाकी के कॉन्सेप्ट कैसे बनाए, लेकिन ये जीडीपी एट एमपी आया कैसे, ये हमने इस चैप्टर में देखा है। ये जीडीपी एट एमपी आया कैसे है, जितने भी बंदों ने प्रोडक्शन किया है या प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया है, उन सबका वैल्यू एडिड ले लो। क्या ले लो? और वो वैल्यू एडिड को काउंट कर लो, सम टोटल कर लो, वो फाइनल किसके इक्वल आ जाएगा? फाइनल गुड्स की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिड मेथड। और इससे आती है, ध्यान से सुनना बच्चों, अगेन बोल रहा हूं, जीडीपी एट एमपी आती है। क्या आती है? बात पूरी नहीं। नमन भैया इतना आसान था क्या? आसान शायद अभी लग भी रहा होगा, पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपना पूरा 100% दिया, जितना मैं मैक्सिमम दे सकता था। आगे कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसमें और भी आगे कॉन्सेप्ट है अंदर इसके, और भी बहुत सारी चीजें हैं। खैर, ये ओवरव्यू आपको समझ में आया, ये स्टोरी समझ में आई कि चल क्या रही है। नमन भैया एक काम करो ना, ये आपने वैल्यू एडिड क्यों लिया? वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लो ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो भी तो हो सकता है। चलो देखते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट पहले में कितना है? 1000 का। हाँ बोलो ना, इसकी बात कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट की। ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है 1000, इधर कितना हुआ? 1500, कितना हो गया? 2500। फिर इधर कितना हुआ? 2500, कितना हो गया? 5000। वैल्यू ऑफ आउटपुट ले ले तो कोई प्रॉब्लम होएगी? बोलो बोलो बोलो। हाँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट ले तो कोई प्रॉब्लम होएगी? बताना क्या प्रॉब्लम होएगी। चलो पहले में लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं तो अजम्पशन के साथ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा डबल काउंट? वेरी गुड। ये 1500 के अंदर ये 1000 भी तो काउंट है, और तुम अगर 1000 यहाँ पे ले लोगे, 1500 वहां पे ले लो, तो 1000 की डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी? तो फिर हमें, अच्छा वैल्यू एडिड लेना जमता कि नहीं जमता है? या वैल्यू ऑफ आउटपुट लेना जमता है? वैल्यू एडिड हर एक का काउंट्री लेना है कि 1000 का यहाँ पे हुआ, 500 का यहाँ पे हुआ। अच्छा और देखो, और तो ज्यादा, और देखो रायता तो कब फैलेगा। उधर तुमने अगर 2500 भी ले लिया, देखो तुम ऑलरेडी 1000 ले चुके थे, 1500 में 1000 को एक बार और ले लिया, 2500 में फिर एक बार और ले लिया, सारे को फिर दोबारा ले लिया, तो डबल डबल ऐसे काउंटिंग होते जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं लेने का, वैल्यू ऑफ सॉरी वैल्यू एडिड लेने का। क्या लेने का? वैल्यू एडिड लेने का फाइनली। और बच्चों ये जो मैं जीडीपी एट एमपी बोल रहा था ना, इसको थोड़ा दूसरे शब्द से भी बोलते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडिड। क्या बोलते हैं? ग्रोस वैल्यू एडिड। यानी कि मोटे मोटे तौर पर ग्रोस कितना वैल्यू एडिड हुआ है, और वो भी देख लो किस पे है? मार्केट प्राइस पे। नीचे देखो ना बच्चों, किस पे है? मार्केट प्राइस पे। 1000 रुपए का किसने किया? फार्मर ने। फिर 500 का फ्लोर मिल ने, और 1000 का बेकर। और मजे की बात है, जो ग्रोस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस पे होता है ना, वो जो गुड्स का फाइनल प्राइस होता है उसके इक्वल ही आता है। 2500 रुपए गुड्स का मार्केट प्राइस था ना बिस्किट्स का, तो उसी के तो इक्वल आया ग्रोस वैल्यू एडिड। ग्रोस वैल्यू एडिड समझा तुम्हें? नमन भैया ठीक है यार, मार्केट प्राइस समझ में आ गया मैं कि मार्केट प्राइस क्यों है। मार्केट प्राइस हमें समझ में आता है, आपने बता दिया, क्योंकि मार्केट में बिक रहे हैं बिस्किट्स इतने रुपए के, तो दैट्स व्हाई मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट नहीं है। हाँ जी, लेकिन हमें तो फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है, तो ठीक है ना। 11th चैप्टर में पढ़ के नहीं आए कि फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाते हैं? वो 3 एडजस्टमेंट अलग अलग उसकी हम देख के आए, तो तभी तो बोल रहा था मैं कि पहले हम पीछे से चलेंगे इस चैप्टर में, और फिर क्या करेंगे, फिर जो आगे पढ़ा था हमने 11th चैप्टर में, फिर आगे से कार्यक्रम चालू करेंगे। सब कुछ ठीक है, बात को मत घुमाओ। ये बताओ ये ग्रोस कैसे आया? अरे बेटा अभी डेप्रिसिएशन को ही घटाया इसमें से। तुम तो यार ऐसे धमका रहे हो, ऐसे कोई ना धमकाते। अभी इसमें से डेप्रिसिएशन कोई ना माइनस हुआ है, अभी तो हमने गुड्स को क्या किए? प्रोड्यूस किए। क्या किए? उसके लिए मशीनरी वगैरह लगी होगी, सारी चीजें वगैरह रही होगी, तो जो डेप्रिसिएशन है वो अभी हमने घटाया नहीं है। साल के आखिरी में डेप्रिसिएशन पता पड़ जाएगा, तो डेप्रिसिएशन क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, तो नेट आ जाएगा, सिंपल। लेकिन एक बात तो तय है बच्चों, ग्रो इससे वैल्यू एडिड मेथड से सारे के सारे वैल्यू एडिड को जोड़ करके, सम टोटल कर करके उसका क्या आता है? जीवीए एट एमपी, ग्रोस वैल्यू एडिड एट एमपी बोलो आप, या जीडीपी एट एमपी बोलो। ग्रोस वैल्यू एडिड को ही जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो तो बनाएंगे ना हम बाद में, वो एडजस्टमेंट का यूज करके। यहाँ पे तीनों मेथड से अपने को निकालनी ही क्या है? जीडीपी है। क्या निकालनी है? जीडीपी निकालनी है। वो बात अलग है, किसी से कुछ आता है किसी से कुछ आता है, लेकिन उसे एडजस्ट करेंगे हम।
फिलहाल मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, शायद आप मेरी बात को, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइटली ना लो, तो इसलिए मैं एक बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपको ख्याल रहे कि यहाँ पे वैल्यू एडिड मेथड से सारा कंट्री ऐड करके, सारा का सारा वैल्यू एडिड ऐड करके जीडीपी एट एमपी आता है, जिसको जीवीए एट एमपी भी आप बोल सकते हो, क्योंकि बेटा इनकम मेथड में ये नहीं आता, जीडीपी नहीं आता एमपी में, वहां पे इनकम मेथड में उसके जो कंपोनेंट होते हैं उनको टोटल करके सीधा क्या आता है, एनडीपी एट एफसी आता है। क्या आता है? एनडीपी एट एफसी। इधर क्या आ रहा है? जीडीपी एट, कहने का मतलब है इनकम मेथड से सीधा डोमेस्टिक इनकम आती है, लेकिन इससे डोमेस्टिक इनकम आती नहीं है, उसका बेस मिल जाता है हमें, और बेस मिल गया तो फिर बेस को एडजस्ट करके हम क्या बना लेंगे, डोमेस्टिक इनकम बना लेंगे, और उसके आगे नेशनल भी बना लेंगे। मुझे बताओ आपको इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ बोलो। ये पूरी लैंडस्केप समझ में आ गई आपको? नोट्स तो आप बना रहे होंगे हाथ के हाथ, बिल्कुल। चलो पढ़ा देता हूँ आपको यहाँ पे। इसकी अब यहाँ पे क्या है, कुछ जनरल टेक्स्ट बताएगा, थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें करेगा जो मैंने आपको बताई, और उसके दूसरे दूसरे नाम बताएगा वैल्यू एडिड मेथड के, और उनकी रीजनिंग मैं आपको दूंगा कि उसके दूसरे नाम जो वो बोल रहा है उसका रीजन क्यों है, ऐसा क्या है रीजन कि क्यों उसने ऐसे दूसरे नाम बोले उसके। दिस मेथड इज यूज टू मेजर नेशनल इनकम, ये मेथड को यूज किया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, वो भी प्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट फेज में। वही तो कर रहे थे हम यहाँ पे, बताओ कैसे। एक तो कौन सा फेज लिया हमने यहाँ पे प्रोडक्शन का, यहाँ पे जाना है ना, अभी ये उसमें मत चले जाना आप, कभी उसमें चले जाओ जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनकम फेज, उसमें मत जाना, ध्यान से पढ़ो शब्द क्या है। कह रहा है कि ये मेथड को यूज किया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट फेज में, प्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट पड़ाव में, जैसे कि फार्मर, फ्लोर मिल, बेकर। समझ में आ रही है अब बात? देखो अगर चीजें समझ लेते हैं तो पहले टेक्स्ट को पढ़ना आसान हो जाता है, अगर मैं खामे खाए इसमें टाइम खर्ची करता रहूं ऐसे तुम्हें समझाने के लिए, और पीछे का बैकग्राउंड की कहानी ना बताऊं तो तुम्हें समझेगा नहीं। अब तुम्हारे बैकग्राउंड में इधर माइंड में एक कहानी है, उस कहानी से तुम इन शब्दों को रिलेट करोगे। पहले से अगर मैं इन शब्दों को पढ़ाते जाऊं तो मेरे भी एफर्ट ज्यादा लगेंगे, तुम्हारे भी ज्यादा एफर्ट लगेंगे, और आउटपुट उतना नहीं आएगा। इट शोज द कॉन्ट्रीब्यूशन, ये मेथड क्या शो करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब किसकी बात कर रहा है, वैल्यू एडेड की, किसकी बात कर रहा है, ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट, हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट की, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, किसमें, प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन प्रोसेस में हर एक प्रोड्यूसर ने कितना कितना कॉन्ट्री किया है। एवरी इंडिविजुअल एंटरप्राइज एड्स अ सर्टेन वैल्यू, हर एक जो इंडिविजुअल एंटरप्राइज होता है वो कुछ ना कुछ क्या करता है, सर्टेन वैल्यू ऐड करता है टू द प्रोडक्ट। भाई फार्मर ने वीट बनाया, उसकी वैल्यू है, फिर फ्लोर मिल ने वीट से क्या बनाया, वो ना इसकी फॉर्म चेंज, हर एक प्रोड्यूसर फॉर्म चेंज करता है, क्या करता है, फॉर्म चेंज करता है। बिजनेस स्टडीज में पढ़ाऊंगा मार्केटिंग वाले चैप्टर में, यहाँ पे फॉर्म यूटिलिटी चेंज होती है, क्या चेंज होती है, फॉर्म यूटिलिटी। भाई कुछ भी नहीं था, उसने क्या जनरेट किया, वीट, फ्लोर मिल ने क्या किया, वीट को उसकी फॉर्म चेंज कर दी, और क्या बनाया उसको, क्योंकि वीट तो नहीं खाएंगे ना हम ऐसे, उसने फ्लोर बनाया, अच्छा फ्लोर भी नहीं ऐसे खाया जाएगा, बेकर ने क्या किया, उसकी फॉर्म चेंज करके उसके बिस्किट बनाए, ये अब क्या है, कंज्यूमेबल्स है, ये क्या है, बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज कुछ ना कुछ वैल्यू एड ऑन करता है प्रोडक्ट में, विच इट परचेजेस फ्रॉम सम अदर फर्म, जो इसने किसी दूसरी फर्म से पीछे से क्या किया है, परचेज किया है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एड ऑन करता है एज इंटरमीडिएट गुड, मतलब जो इसने इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पे खरीदा है, जो इसने इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पे खरीदा है उसमें कुछ क्या करता है, ऐड करता है। समझो ना, वीट उसने बनाया फार्मर ने, लेकिन वो वीट किसके लिए, बेकर के लिए, फ्लोर मिल के लिए क्या है, इंटरमीडिएट है। इसका तो इसने चलो कर दिया, इसने बना दिया क्या, फ्लोर, लेकिन वो फ्लोर इंटरमीडिएट किसके लिए है, बेकर के लिए। समझ में आ रही ना बात? वो कुछ भी बनाए हमें क्या मतलब है उससे, ठीक है ना, बिस्किट बनाए, ब्रेड बनाए, बाकी कोई चीज बनाए दूसरी। फाइनली ब्लू वाला पढ़ना एक बार अपने मन से पढ़ो, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ। When the value added by each and every individual firm is summed up, जब हर एक बंदे का वैल्यू एडिड हम क्या कर लेते हैं, उसका सिग्मा कर लेते हैं,
वी गेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट एमपी। तो हमें किसकी वैल्यू मिलती है, और वी कैन से दैट वी कैन डिराइव द वैल्यू ऑफ जीवीए एट एमपी, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडेड मेथड इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड। इसे प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, बिकॉज आउटपुट जनरेट हो रहा है ना, प्रोडक्ट बन के आ रहा है, तो प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक लग जाएगा, क्या लग जाएगा, प्रोडक्शन होकर के स्टॉक लग जाएगा, इन्वेंट्री मेथड बोलते हैं। नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं कि नेट नेट हर एक बंदे ने कितना आउटपुट जनरेट किया, तो नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं इसे, कि ये जो आउटपुट आया है इसका ओरिजिन को ट्रेस करो। किसको ट्रेस करो, ये कहां से, अबे इधर से हमने बिस्किट को ऐसे ना टपक गए, बिस्किट बिस्किट बनाए गए हैं कहां से, पहले वीट बना था, क्या बना था। तो ये जो इंडस्ट्रीज है ना, इनका ओरिजिन देखो कि कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके ओरिजिन में पहुंच जाओ। ओरिजिन मतलब उसकी स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाओ, स्क्रैच में पहुंच जाओ कि कहां से वो चालू हुआ है। इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड बोलते हैं। कमोडिटी सर्विस मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमोडिटी सर्विस मेथड। हर एक गुड्स में हर एक बंदा अपनी सर्विसेज ऐड ऑन करके उसकी फॉर्म चेंज कर रहा है, दैट्स व्हाई कमोडिटी सर्विस मेथड भी इसको बोला जाता है। कई सारे नाम है, फेमस किस नाम से है, वैल्यू एडेड मेथड से। बाकी दूसरे नाम भी अगर ऐसे एग्जाम में आ जाए ना, एक्सप्लेन, ऐसे तो आता नहीं है, लेकिन अगर ऐसे आ जाए एक्सप्लेन इन्वेंट्री मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, ऐसे गाली मत देना या मेरे प्रति कुछ अपने मन में बुरे भाव मत लेके आना कि 3 ही मेथड पढ़ा है, एक इन्वेंट्री भी होता है तो छुड़वा ही दिया। ठीक है, अरे बेटा इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे नाम है, कभी ऐसा उधर अक्सर बच्चे भूल जाते हैं पेपर में जाकर के, क्योंकि रिवीजन नहीं करते तो पेपर में भूल जाते हैं, और फिर बस अपने मन में तभी टीचर के प्रति गलत गलत ऐसे भावना लेके आते हैं कि पढ़ाया नहीं, साले ने छुड़वा दिया, ठीक है ना, टाइम पास करवाया, ऐसे करवाया, वो करवाया, करा देता तो आज मैं 6 नंबर ले पाता। अबे तू पढ़ता तो 6 नंबर ले पाता, ठीक है ना। तेरे को याद होना चाहिए एक के ही दूसरे नाम है। और अक्सर कभी कभी ना पता क्या होता है, सीबीएसई को, ऐसा मैंने देखा, सीबीएसई को पेपर टफ बनाना होता है ना, वो नए कॉन्सेप्ट तो कहीं से लेके नहीं आएंगे, वो पुराने कॉन्सेप्ट को दूसरे नाम से पूछते हैं उनके, तो बच्चा दूसरे नाम को स्किप करता है, उसे लगता है भाई ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आया है, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वैसा नहीं करने का, ये जैसे डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, अभी तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा हो, कंजप्शन अलाउंस बोलते हैं उसे, कैपिटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं, है ना। तो वो याद भी रहना चाहिए आपको, अदरवाइज पेपर में जाकर के कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सारे के सारे बेसिक फंडामेंटल्स वही रहेंगे, आपको लगेगा पेपर टफ है। पेपर टफ नहीं है, उसने पेपर को टफ जानबूझ के बनाने के लिए दूसरे नाम से दिया है बस, वो आपको बस याद रहना चाहिए। दूसरे नाम कभी भी किसी के होते हैं तो उन्हें स्किप नहीं करना चाहिए, उन्हें एक तो हमें कंसीडर भी करना चाहिए, और उनका मेरी एक आदत है हमेशा से, जब भी मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम बताता हूं तो उसका रीजन जरूर देता हूं कि इसका दूसरा नाम पड़ा क्यों है ऐसा। यहाँ पे भी बताया, डेप्रिसिएशन के लिए भी बताया था, या किसी भी कभी भी आते हैं तो ऐसा बताता हूँ मैं, तो तुम्हें भी ऐसा सोचना चाहिए। उससे क्या रहता है ना, उस चीज को माइंड में रिटेन करने की जो पावर होती है वो हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि हम उसे किसी चीज से रिलेट कर लेते हैं, अच्छा ऐसा हुआ तो ये इसका नाम पड़ा, दैट्स व्हाई, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैंने आपको लैंडस्केप पूरा समझा दिया, अब आते हैं पूरा टेक्निकलिटीज पे, अंदर की जो बातें हैं इस मेथड की। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिड, ये वैल्यू एडिड क्या होता है, बोलो बोलो, ये वैल्यू एडिड क्या होता है। देखो इधर देखो क्या लिखा है, वैल्यू एडिड रेफर्स टू द एडिशन, ये क्या होता है, एडिशन होता है जो आपने एड ऑन किया है, ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में जो आपने एड ऑन किया है, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स में जो आपने एड ऑन किया है बाय अ फर्म, उसी को बोलते हैं वैल्यू एडिड। इट इज अ कंट्रीब्यूशन, ये किसी एक फर्म का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है ऑफ एन एंटरप्राइज टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में तुमने क्या अपना कॉन्ट्री किया है ना। नेट कितना एड ऑन किया है, सॉरी नेट बोला क्या मैं, नेट बोल दिया ना, सही है सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिड चल रहा है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं चल रहा। नेट आपने कितना एड ऑन किया है, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन लोग, एज अ डिफरेंस बिटवीन, इंग्लिश देखो कितनी भारी इंग्लिश बोल रहा है, इट इज कैलकुलेटेड एज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये किसका डिफरेंस होता है, VOO का और IC का। नीचे लिखा है वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इस चैप्टर के पहले मेथड का पहला फॉर्मूला बोल दो या कॉन्सेप्ट बोल दो, मुझे नहीं पता क्या बोलोगे आप। वैसे तो कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, जो हमने जनरेट किया है, जितना हमने पीछे खर्ची करके आए उसे माइनस कर दो, ये हमारा कॉन्ट्री आ गया, सिंपल। बात करते हैं VOO की, अब इनके एक एक बच्चे को पकड़ते हैं। अभी तो इधर ऊपर ओवरऑल देखा वैल्यू एडिड, अब पहले इसको देखेंगे फिर उसको देखेंगे बस।
इनके बारे में डिटेल्ड हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करनी है, देन ये मेथड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है, मार्केट वैल्यू की मनी वैल्यू, मनी वैल्यू लिखने का एक कट कर देने का इसे। हाँ, आप भी ऐसे जब भी अपने नोट्स बनाओगे ना तो ऐसे इधर इसके नीचे मनी वैल्यू लिख करके कट कर देना, और इधर बना देना इसे डेंजर का साइन है, तुम्हें समझेगा कि यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कुछ बताया था। ये मार्केट में होता है ना तो मार्केट वैल्यू होती है, मनी वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। कई बार बच्चे जब रिवीजन कर रहे होते हैं तो सीधा पढ़ देते हैं आगे, बस खत्म, ठीक है ना। नीचे उसके लिख के काटने का तो तुम्हें समझेगा हाँ भाई कुछ यहाँ पे रुकने का है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू होती है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस। क्यों फाइनल क्यों बोल रहा है, फाइनल क्यों बोल रहा है, इंटरमीडिएट की लेने का ही नहीं है, उसके तो उल्टा और हमें क्या करने का, सब्सट्रैक्ट करने का है, अदरवाइज तो बोल दो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू होती है प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर प्रोड्यूस की गई है। सवाल ये है कि इसको कैसे मेजर करेंगे। अरे नमन भैया कैसी बात कर रहे हो यार, छपरी वाली बात कर रहे हो कि कैसे मेजर करेंगे। हाँ तो जितना हमने प्रोडक्शन किया है उतने का क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। बेटा उतना तक तो ठीक है, आप अगर इतना बोलते हो तो इतना तो ठीक है, ए पॉइंट तक तो ठीक है, उसके बाद कुछ और भी तो होता है, थोड़ा टेक्निकलिटीज आएगी धीरे धीरे करके, इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मान लिया ठीक है तुमने प्रोडक्शन किया, क्या किया, प्रोडक्शन किया, लेकिन अब प्रोडक्शन किया आपने, ठीक है ना, वो बिका नहीं, बिके बगैर रह गया, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक उसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो वो चीज है वो यहाँ पे काम में आएगी। देखते हैं हाउ टू मेजर द वैल्यू ऑफ आउटपुट, वीओओ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इधर आ जाओ, मैं पूरा ही फ्लो बताता हूँ आपको, सीधा ध्यान से सुनना। वी ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी ओ ओ माइनस आई सी, सिंपल, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम इसमें घुस गए। अच्छा बच्चों, अब इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट को मेजर करना है हमें, जितना हमने प्रोड्यूस किया है, जितना हमने प्रोड्यूस किया है, अगर वो हमने सारा का सारा बेच दिया, सारा का सारा बेच दिया, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। हाँ बोलो ना। एक तो तरीका इसमें ये हो गया, इसमें एक तरीका और हो सकता है, और दूसरा तरीका क्या है, जितना बनाया हमने उतना बिका नहीं, जरूरी हम बेचना हमारे हाथ में कोई ना है, हमने अपने पूरे एफर्ट डाले लेकिन नहीं बिका पूरा माल हमारा, कुछ बिके बगैर रह गया। ऐसा पिछले वाला भी बिके बगैर रह गया था, तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वो चीज हमें यहाँ पे काउंट करके चलनी है। इन्हीं 2 पॉइंट को देखने हैं, ये बस फ्लो समझ जाना कि किसके अंदर हम कैसे कैसे चीजें चलती जा रही है, उसको समझते जाना, आगे चलते जाएगा, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे जल्दी से अब, अच्छा ये बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारे बच्चे एक बार मेरे लिए क्लैपिंग करो, जल्दी करो, जल्दी क्लैपिंग करोगे, अच्छे से करो ना क्लैपिंग। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। वो देखो ऐसे कर अरे अपने लिए नहीं करा रहा था नालायको, वो देखो इधर ये डीपर मार रहा है, वो भी पूरा सुस्ती में जा चुका है, तो तुम्हारा थोड़ा तुम एक्टिव हो जाओ, तो इसलिए क्योंकि तुम्हारे नाम पे बजवाता तो तुम्हारे में आपस में एक दूसरे की लस रहती, इसके लिए क्यों बजाऊं ताली। एटलीस्ट मेरी अथॉरिटी का कम से कम कुछ तो इज्जत करके बजा दोगे ना, अंदर से मन तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन अथॉरिटी का कुछ तो इज्जत करके ना सामने से बजा दोगे ताली, तुम्हारे लिए ही थी, कोई बात नहीं। हाँ जी, देखो यहाँ पे खुल गई आंख, नहीं खुली। अभी एक काम भी करा सकते हैं, बगल वाले को बोले एक घुमा के लगा इसको, ठीक है ना, सारी खुल जाएगी, ठीक है ना। वो बोलेगा कि भैया 1-2 घंटे स्ट्रेच करना, कल तक भी बिठाना, बिठा लो इधर। When the entire output is sold, सुनो ना, when the entire output is sold, जितना हमने प्रोडक्शन किया है उतना ही बेच दिया, इन एन अकाउंटिंग ईयर, सेम ईयर में, एक से ज्यादा ईयर में नहीं, उसी सेम ईयर में, सेम अकाउंटिंग ईयर में, जिस अकाउंटिंग ईयर में हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल हो जाएगी, ध्यान से सुनो,
एक फार्मर ने 5,000 रुपए का वीट प्रोड्यूस किया तो सारा का सारा बेच दिया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ? सिंपल। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? दूसरे वाले पॉइंट में, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। व्हेन द एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड, जब एंटायर आउटपुट क्या नहीं होगा? बिकेगा नहीं। सुनो सुनो सुनो, हमने बनाया तो 5,000 रुपए का, बिका कितने का? 4, चलो 3,000 का ले लो, 3,000 का बिका। और हमने ऐसा कई बार पता क्या होता है, कई बार बहुत सारे टीचर भी ऐसे पढ़ाते हैं और बच्चे भी उसे ऐसे देखते हैं कि जितना सेल हुई है ना उतना ही क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। बेटा बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तुम्हारी किस्मत सही रही तो तुम्हारा तुक्का लग जाएगा। अगर क्वेश्चन में जितना प्रोडक्शन हुआ है उतनी ही सेल्स हुई तो तुम्हारा तुक्का सही लग जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन जितना हुआ है उतनी सेल्स नहीं हुई तो तुम्हारा तुक्का ही बिल्कुल गलत होगा। भाई तुक्का तुक्का ही होगा। पहली बात तो तुक्का, और तुक्का भी गलत। समझ में आ रही है बात आपको? बिकॉज अगर आपने, क्योंकि जो नेशनल इनकम हम देखते हैं ना वो सेल्स के बेसिस पे नहीं देखते हैं, प्रोडक्शन के बेसिस पे देखते हैं कि देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है। और तुमने बनाया तो 5,000 रुपए का, फार्मर ने वीट तो प्रोड्यूस किया 5,000 का, बेचा कितने का? 3,000 का। और तुमने वैल्यू ऑफ आउटपुट गलती से बहकावे में आकर के किसी के सेल्स के इक्वल ले ली 3,000। व्हाट अबाउट 2,000? वो 2,000 का क्या होगा? वो तो तुमने प्रोडक्शन में काउंट किया ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब ध्यान से सुनो, ठीक है वो 2,000 भी काउंट करने का है, लेकिन अब सुनो, इस साल के स्टॉक में, इस साल के स्टॉक में हमारे पास लेट सपोज 3,500 का क्या पड़ा हुआ है? स्टॉक पड़ा हुआ है। नहीं समझा आपको मैंने क्या बोला? बेटा हमने अभी वो जो प्रोडक्शन बोला था मैंने, उसको थोड़ा साइलेंट कर दिया, उसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको। हमने 3,000 का तो बेचा इस बार, तो सेल्स हो गई, वो तो लेंगे लेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के लिए, क्यों पारस बाबू? लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल सही बात है। अच्छा हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री समझते हो? क्लोजिंग स्टॉक, इस साल के अंत में 31 मार्च को जो स्टॉक पड़ा हुआ है वीट का एक फार्मर के गोडाउन में, वेयर हाउस में उसके, वो पड़ा है 3,500 रुपए का, 3,500 का। तो उसे काउंट कर लेना चाहिए भाई, वो भी तो प्रोड्यूस हुआ ही होगा ना, बिके बगैर रह गया, बिके बगैर रह गया, प्रोड्यूस तो हुआ होगा त्यागी जी, तो उसे काउंट कर लेना चाहिए। तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने का हो जाएगा? 3,000 की तो सेल्स थी हमारी, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, 3,500 का क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो ओवरऑल कितना हो गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट? कितना? 6500, बोले तो 6,500। हाँ बोलो ना। लेकिन बेटा एक बात और बताऊं, एक बात और बताऊं, ये जो 3,500 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है ना, इसमें हमारा पिछले साल का भी स्टॉक पड़ा है 1,500 रुपए का। क्यों कीजिएगा माइनस? क्योंकि जैसे इस साल का तो ये ओपनिंग बना था, पहले भी बताइए मैंने ये बात आपको, इस साल का तो क्या बना? ओपनिंग बना, लेकिन पिछले साल का क्लोजिंग भी तो बना होगा। पिछले का क्लोजिंग रहा होगा तो इस साल का आगे क्या बना है? ओपनिंग। और जब पिछले साल का क्लोजिंग था, जैसे हमने इस साल के क्लोजिंग को जोड़ा है तो ऐसे से 1,500 को पिछले साल जोड़ लिया होगा। और जब ये पिछले साल की नेशनल इनकम में आ चुका है तो इस साल की में तो नहीं लेंगे इसे, और नहीं लेंगे तो, लेकिन ये जुड़ा हुआ है क्लोजिंग में, 3,500 के स्टॉक में 1,500 का जुड़ा हुआ है पिछले साल का, तो इसे क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा। दैट्स वाई वो पता पड़ जाएगा कि इस साल का बना हुआ स्टॉक बिके बगैर कितना रह गया, उसी को ऐड ऑन करना है। हाँ बोलो ना। 3,000 का तो बिक गया, वो लेंगे, प्लस 2,000 का इस साल बनाया था लेकिन वो बिका नहीं, तुम कह रहे हो 3,500 का नहीं बिका, अरे बेटा 1,500 का पिछले वाला था, उसे माइनस कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखो क्या करेंगे आप, अगर आपको फाइनली वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो आप सेल्स लेंगे प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेंगे और माइनस क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक करेंगे, है ना। दूसरे तरीके से और बताता हूं, सेल्स और इसे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को एक जगह रख लो, इसे बोल देते हैं हम चेंज इन इन्वेंट्री। क्या बोल देते हैं? या चेंज इन स्टॉक। बात समझ में आ रही है? एक तरीका ये है, अगर वाकई में एग्जामिनर तुम्हें आंसू, तुम्हारे आंखों में आंसू लाना चाहता है और तुम्हारे कान से खून निकालना चाहता है वो, ठीक है ना, तो अभी सुन करके वो कई सारे बच्चे इसे यहीं पे भी छोड़ देते हैं कि बस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया। एक और होता है, एक और तरीका होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का, सुन लो। वो एग्जाम में आपको ये नहीं बताएगा सेल्स कितने की हुई, ये नहीं बताएगा सेल्स कितने की नहीं हुई, और जब सेल्स नहीं बताएगा तो सेल्स इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपको लगेगा कैसे निकालिएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, कैसे निकाले? सेल्स तो दी नहीं है, सेल्स नहीं दी तो सेल्स को निकालने के लिए कुछ तो देगा आपको। सेल्स को निकालने के लिए दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्राइस, एक होती है क्वांटिटी। वो बोलेगा
फार्मर ने 100 kg वीट बेचा है, 100 kg वीट बेचा है और 1 किलो बेचा है 30 रुपए का। प्राइस देगा 1 किलो का और उसकी क्वांटिटी देगा। अब बताओ सेल्स कितनी है, कैसे निकालेगा आपने? हाँ बोलो, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। दिस इज द फुल फ्लैज्ड मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसके बाहर मेरी गारंटी है, इसके बाहर मतलब एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा लेटेगा ना तो इतना लेट सकता है, इसके बाहर नहीं लेटेगा, ठीक है ना। ये सबसे मैक्स टू मैक्स लिमिट है। अरे कुछ नहीं है, पिद्दी है भाई। 3 तरीके हैं क्या निकालने के, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के। पहला क्या है, अगर जितना प्रोडक्शन हुआ है वो किसके इक्वल हो जाए, सेल्स के इक्वल हो जाए, देन VOO इज इक्वल टू सेल्स, केवल सेल्स, ठीक है। अगर प्रोडक्शन किसके इक्वल ना हो, सेल्स के इक्वल ना हो, देन VOO कैसे निकालिएगा आप, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक लिख दूं ऐसे, माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेल्स तो एज इट इज रहेगी प्लस चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री भी बोल सकते हो, क्योंकि स्टॉक को ही इन्वेंट्री बोलते हैं, अकाउंट्स वाले बच्चों को पता है, बाकियों को भी पता होना चाहिए। एक बार पहले भी बताया था, बहुत पहले, जब गवर्नमेंट बजट पढ़ाया था शायद आपको। और अगर वो आतंक मचाए तो कोई बात नहीं, थर्ड वाला मेथड भी तो है हमारे पास निकालने का। इफ प्राइस एंड क्वांटिटी इज गिवन, क्या दिया है उसने, प्राइस और क्वांटिटी दी है, तो क्या कीजिएगा, देखो कुछ नहीं करने का, इधर आओ, देखो सेल्स कुछ नहीं करने का है, सेल्स को ही कैसे निकालने का, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, देन VOO इज इक्वल टू व्हाट, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, बोलो ना, सिंपल, ये वही नहीं बन जाएगा, ये दूसरे वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या बनता है, चेंज इन स्टॉक। तुम देखो ये जो है, ये सेकंड वाले ही नहीं बन गया है, आप चाहते हो तो ये समरी है वैल्यू एडिड की, मतलब वैल्यू एडिड की नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट की। अभी तो हाँ, इसे नोट करना चाहते हो कर लो। इंटरमीडिएट कंजप्शन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी देखते हैं इसके बाद क्या माहौल बनता है, कर लो इसे नोट। अच्छा ये और बताना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी मेरे को लगे संडे में बुला करके मैं बहुत भारी पढ़ा रहा हूँ तो तुम कह रहे हो कि भैया संडे में हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। बर्बाद तो नहीं हुआ संडे? बताओ सेकंड और थर्ड इक्वेशन में कोई डाउट है क्या? और कुछ नहीं है, ये इक्वेशन तो बाद में होगी, पहले ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। भाई सिंपल सी बात है सारा, क्योंकि बच्चों को ये समझने का है कि जो इनकम निकालते हैं नेशनल इनकम, वो प्रोडक्शन बेसिस पे निकालते हैं। किस बेसिस पे निकालते हैं, जितना प्रोडक्शन हो उतनी सेल्स हो गई तो सिंपल सेल्स को पकड़ लो, और जितना प्रोडक्शन हुआ उतनी सेल्स नहीं हुई तो फिर यहाँ पे दिक्कत रहेगी, फिर उसको भी लो जो स्टॉक बिके बगैर रह गया, लेकिन उसमें से वो वाले स्टॉक घटाने का जो पिछले साल का था, तो क्या बन जाएगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जिसको हम चेंज इन स्टॉक बोलते हैं, तो फाइनली सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। और अगर उसने सेल्स भी नहीं दी तो क्या कीजिएगा, प्राइस और क्वांटिटी दिया होगा। एक चीज और है यार, मतलब वो ना, इससे इससे ज्यादा नहीं गिरेगा बस अब। और वो है कुछ नहीं, अलग कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जिन बच्चों ने 11th में पढ़ा है इलास्टिसिटी के, मैंने उन्हें क्वेश्चन करवाए थे, वो वैसा कर सकता है, ठीक है ना। अब वो खामे का है कुछ नहीं है, वो फालतू की बात है, बस टाइम पास है वो आपको सेल्स भी दे देगा और प्राइस भी दे देगा,
या सेल्स दे देगा या क्वांटिटी दे देगा, ठीक है ना। अब बच्चे सोचेंगे, जिन बच्चों को ऐसे प्राइस इनटू क्वांटिटी वाली इक्वेशन आती होगी तो यहाँ पे फालतू की क्या करेंगे, वो फालतू की अगर प्राइस दिया है तो क्वांटिटी निकालेंगे, क्या करके, सेल्स को डिवाइड करके, किससे, प्राइस से करके क्वांटिटी निकालेंगे, या सेल्स को डिवाइड करके किससे, क्वांटिटी से प्राइस निकालेंगे। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज उसने क्या दी हुई ऑलरेडी, सेल्स दी हुई है। तो ऐसे वो अगर ऐसे ट्रिन ट्रिन करने के लिए कुछ भी दे तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होने का, सेल्स दी है तो बस सेल्स को ही काउंट करने का। समझ में आ रही है, सब्जेक्ट टू द फर्दर कंडीशंस। अभी जो मैंने बोला ना, इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, वो आगे बताऊंगा अभी आपको। अब जैसे मैंने अभी बोल दिया ना कि सेल्स को देखने का, अब जो बच्चा इतनी बात सुनेगा आगे की बात नहीं सुनेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी एक्सपोर्ट वेक्सपोर्ट का भी चक्कर है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट का भी चक्कर है अभी, तो इसलिए मैंने बोला सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस। अगर ये आपने नोट कर लिया तो आगे चल सकते हैं। देखो, बी वाला पॉइंट पढ़ने का, ए तो समझा गया आपको, बी और पढ़ लो। नमन भैया सी तो दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया अपने मन से, मेरे को ऐसे आ रहा था, नहीं वैसे भी है वो, इधर देख लो नोट में है, उधर सी पॉइंट मैंने तो इधर मतलब सी नहीं बनाया तो इधर नोट में लिख दिया वो। बी पॉइंट पढ़ रहा हूँ, व्हेन द एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, देन द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ सेल्स। तो चेंज इन स्टॉक की वैल्यू को आपको एड ऑन करना होगा सेल्स में, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अभी तक हमने 3 फॉर्मूले तो देखे वैल्यू ऑफ आउटपुट के, और एक फॉर्मूला जो हमारा पास से ही पहले से चलता रहा, चेंज इन स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और कोई फॉर्मूले नहीं है, सब कॉन्सेप्ट है। नोट में आ जाओ, मैंने कहा ना कि क्वेश्चन भगवान है। whenever in question price, quantity, closing stock and opening stock are given, then the value of output is equal to price multiplied by quantity plus closing stock minus opening stock। फाइनली ये इक्वेशन क्या बनने वाली है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी क्या होने वाली है, सेल्स, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या होएगा, चेंज इन इन्वेंटरी। तो फाइनली ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। दैट्स व्हाई मैंने ऊपर सी पॉइंट नहीं बनाया, इसको नोट में लिख दिया, बिकॉज ये सेम बन जाती है, बस तरीका है। हाँ जी, अच्छा, अब ये पॉइंट देखो थोड़ा, मैंने अभी बोला था ना सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, ये वो वाला पॉइंट है। इसने बोला सेल्स इतनी हुई है, सेल्स इतनी हुई है, तो सेल्स का मतलब हमने माल इतने का बेचा है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, देश के अंदर बेचा है या देश के बाहर बेचा है, अपने को तो उसने क्या दी है, सेल्स दी है, क्या दी है, सेल्स दी है। जब उसने सेल्स दे दी, जब उसने सेल्स दे दी और साथ में एक्सपोर्ट भी दी, क्या भी दिए, और ध्यान से सुनना बच्चों, सेल्स के साथ चलेंगे एक्सपोर्ट, क्या चलेंगे, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इंपोर्ट भी देगा, इंपोर्ट से तो क्या जाएगा, पैसा जाएगा, सेल से पैसा या एक्सपोर्ट से भी पैसा आता है, तो सेल के साथ चलेंगे एक्सपोर्ट। तो फिर इंपोर्ट किसके साथ चलेंगे, अरे वो इंटरमीडिएट गुड्स के साथ चलेंगे, परचेज के साथ चलेंगे, बाद में बात करेंगे, वो दूसरा कंपोनेंट है हमारा बी, उसका बी ए का। समझ में आ रही है बात, अभी ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अगर उसने सेल्स दी है और एक्सपोर्ट भी दी है तो बेटा किसको लेने का, केवल सेल्स, नालायक, सेल्स को लेने का, किसको लेने का, क्योंकि सेल्स के अंदर क्या जुड़ी हुई है, एक्सपोर्ट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ऐसा हम मान के चलेंगे। लेकिन 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 अगर क्वेश्चन में उसने बोला डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स, इस बार सब्जेक्ट टू द कंडीशन बोला था ना मैंने, इस बार आपको एक्सपोर्ट को क्या करके चलना है, सेल्स में काउंट करना है, यानी कि सेल्स को ऐसे भी निकालना है, अगर वो एक्सपोर्ट का चक्कर हुआ तो। अगर सेल्स दी तो सेल्स को लेना है, एक्सपोर्ट को मारो इग्नोर, साइड हो, ठीक है ना। लेकिन अगर दी उसने डोमेस्टिक सेल्स तो फिर एक्सपोर्ट को लेने का, क्यों लेने का डोमेस्टिक सेल्स में, उसने ये भी स्पेसिफिकली बताया कि हमने देश के अंदर डोमेस्टिक सेल्स मतलब देश के अंदर इतनी सेल्स करी है, तो एक्सपोर्ट सेल्स नहीं होती क्या, होती है ना, तो उसे भी काउंट करके चलोगे कि नहीं चलोगे, बिल्कुल सही बात है। पढ़ना एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, फिर पढ़ा रहा हूँ वापस से, एक बार अपने मन से पढ़ लो। बच्चों किसी भी बुक में पढ़ोगे ना आप, बहुत टिपिकल दिया है मेथड, और बहुत दिन लगा करके, एटलीस्ट एक हफ्ता लगा करके मैंने ये सारे नोट्स को इस तरीके से समेटा ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आता रहे, तो आपके लिए सिंपल करके दिया है।
ठीक है ना। इस फ्लो में चलोगे आप, और देखो पढ़ आप कहीं से भी लेना, लेकिन मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि फ्लो यही वाला चला के रखना अपना। और इनफैक्ट अगर हो सके तो मैं तो बच्चों को यही बोलता हूँ कि नोट्स जो पढ़ रहे हो उन्हें चेंज मत करना। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, नोट्स चेंज कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है, सारे कॉन्सेप्ट फंडे हिल जाएंगे। ठीक है ना, तो नोट्स चेंज मत करना। बिलीव करोगे तो सब कुछ है, बिलीव नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है ना। बहुत 10 बुक पढ़ लेना और उसके बाद ये नोट्स पढ़ लेना, सब तो कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। कोई एक आध चीज जो ऐसी इधर उधर होगी फालतू 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 की चीजें, वो तो उसको तो कह नहीं सकता मैं, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता। बाकी 99% चीजें इन नोट्स में कवर अप है, सेल्फ सफिशिएंट है बस। ठीक है ना, तो इस फ्लो के साथ चलना तो बहुत ईजी लगेगा ये। अदरवाइज बुक्स में पता नहीं कैसे कैसे घुमा घुमा के दिया होता है, समझता नहीं बच्चों को क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आधों को तो ये भी समझ में नहीं आता, पूरा पढ़ लेते चैप्टर, ये नहीं समझ में आता वैल्यू एडिड में और वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या फर्क है। जब भी वैल्यू एडिड की बात आती है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात है वैल्यू एडिड बोलते हैं, फिर बाद में बोलते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो चल क्या रहा है। ठीक है ना। फाइनली अभी एक बार करा के मैं अभी तक जो मैंने बताया वो भी बताऊंगा। कह रहे एक्सपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली, एक्सपोर्ट को आप अलग से नहीं जोड़ोगे, किसमें, इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट, किसमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू में। इफ सेल्स आर गिवन, अगर आपको क्या दिया है, सेल्स दिया, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे ओवरऑल सेल्स है, चाहे ये वो हो आपकी डोमेस्टिक सेल्स हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो, सेल्स तो सेल्स है। ठीक है ना। हाउएवर, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली बोले डोमेस्टिक सेल्स आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड, अगर बोले कि डोमेस्टिक सेल्स है, देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट विल आल्सो बी इंक्लूडेड। अच्छा मुझे बताओ ये इलॉजिकल है कि लॉजिकल है? लॉजिकल है। हाँ बोलो ना भाई, अगर हमने कुछ माल देश में बेचा कुछ देश के बाहर बेचा है तो दोनों को काउंट करेंगे, और उसने अगर ओवरऑल बता दिया तो फिर हम अच्छा एक्सपोर्ट को अलग से लेकर के डबल काउंटिंग क्यों करेंगे, क्योंकि सेल्स तो ओवरऑल होती है। अच्छा ये और सुन लो, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ, बीच में कुछ छुटा हुआ है क्या? एक वर्ड छुटा हुआ है, कंजप्शन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी सेपरेटली इंक्लूडेड। ये आपको दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो एक्सपोर्ट वाली बात का ध्यान रखना है, और एक प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। नमन भैया क्या है, ऐसे समझा दो यार, ये बात लिखेंगे। सुनो ना, एसी बनाने की फैक्ट्री है हमारी, एसी बनाने की फैक्ट्री है ना। वो हमारी मिसेज ने बोला कि लेते आना जी। अभी इधर वो बच्चे, अब ये क्या है ना कि मानते नहीं है, कह रहे कि नहीं एसी में रहने का, एसी में रहने का इधर। तो बाहर भी जो डाइनिंग हॉल है उधर, बाकी जो इधर उधर की एरिया है उनमें भी अब एसी लगाने का काम चलता नहीं है। उधर कोई आ जाए तो सीधा से बेडरूम में लेके जाना पड़ता है, तो हम बेडरूम में किसी को लेके जाना नहीं। हाँ जी, सीधा ला करके किसी को बेडरूम में घुसा दो, ऐसा कोई ना होता है। ठीक है ना। तो ये बाहर वाले एरिया में भी फिर दिक्कतें होती है, तो ऐसे इधर भी एसी लग जाएगा। हमने 2-3 एसी उठवा करके घर पहुंचा दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रोडक्शन नहीं हुआ क्या उन एसी का? लेकिन वे बिके नहीं, और जब बिके नहीं तो सेल्स में आए नहीं होंगे। और अगर तुम इसे काउंट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नहीं, ये इन्वेंट्री भी नहीं है बेटा, इन्वेंट्री तो वो है जो हमारे वेयर हाउस में लगी है। ये तो भैया इसके ऊपर तो मिसेज का हक हो गया। ठीक है ना, अब ये हमारा माल नहीं है। हाँ तो यार रुक तो जा, पहले इसी की तृप्ति कर तू पहले, सुनना। ये देख, कह रहे कि इसको सेपरेटली इंक्लूड करेंगे। भैया इसका तृप्त होना बहुत जरूरी है। सुनो, तो कह रहे कि जो प्रोडक्शन किया ना तुमने किसके लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए, उसको भी अलग से जोड़ लेना, उसको अलग से क्योंकि अच्छा सेल्स में तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगा बिका कोई ना है, भाई मिसेज से पैसे लेंगे, मारेगी बहुत, छोड़ के भग जाएगी। ठीक है ना। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी सेपरेटली इंक्लूडेड, इसको अलग से जोड़ने का, बिकॉज प्रोडक्शन हुआ है। बच्चों अगर एक फंडा क्लियर है ना तुम्हारा, क्या मैं बार बार बोल रहा हूँ, शायद तुम्हें गुस्सा भी आ सकता है कि नमन भैया एक बात को बार बार बोल रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, भले कान से खून भाई सुन लो। बार बार इस बात को याद दिला रहा हूँ, नेशनल इनकम प्रोडक्शन बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है, ना कि सेल्स के बेसिस पे। जब जो चीज प्रोड्यूस हुई है लेकिन वो बिकी नहीं, तो गई कहां, खुद के कंजप्शन के लिए गई, तो उसे जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज वो प्रोड्यूस तो हुई है। हाँ भले ही बिकी ना हो, मैंने किसी को तो उसका पैसा दिया है ना, भाई मेरे लेबर ने बनाई तो है ना। एक इंसान का खर्चा दूसरे की क्या होती है, इनकम। मेरा खर्चा तो हो गया, अगले की इनकम हो गई, लेकिन जब मैं कैलकुलेट कर रहा था वैल्यू एडेड मेथड से, तो इसको तो काउंट किया नहीं, तो नेशनल इनकम अंडर एस्टिमेट होकर के आएगी अगर तुम इसे काउंट नहीं करो। दैट्स वाई इसे भी काउंट कर लेना बच्चों, बस इसके ज्यादा नहीं गिरेगा बस।
धीरे धीरे करके मैंने आपको सारी चीजें बता दी। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी सेपरेटली इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट। किसमें? वैल्यू ऑफ आउटपुट में इसको अलग से जोड़ के चलेंगे आप। एज इट ऑल्सो एड टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इससे गुड्स और सर्विसेज का क्या हुआ है? फ्लो हुआ है, मतलब गुड्स और सर्विसेज जनरेट तो हुए ना, एंड इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल सेल्स। और ये किसमें भी नहीं जुड़ी हुई है। एक बार कह दो पैसे देना, कह के देखो ना एक बार पैसे नहीं, समझो ऐसा समझो कि तुम्हारी एसी की फैक्ट्री है, ठीक है ना, अब तुम मांग के तो देखो देना, पैसे देना, चल कॉस्ट ही दे दे, कॉस्ट ही दे दे, बेटा बोल दे कि ये पड़ी तेरी धर्मशाला जा रही है मैं तो, ठीक है ना। अच्छा ये बात है, ठीक है, सही है। हाँ जी, तो ये डिपेंड करता है कि, चल ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। फाइनली ये चार्ट पूरा कर दो क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट का? सुनो सुनो प्लीज, 5 मिनट का समय दे दो, अभी अपनी मर्जी से अपने आप ही छोड़ दूंगा, ज्यादा करोगे तो फिर और। सुनो, हाँ हाँ, धमकी है, सुन लो। 3 तो क्या हो गई? ये 3 तो मैंने आपको मेथड बता दिया, हालांकि तीसरा कोई मेथड नहीं है, वो दूसरे का ही एक तरीका है, ठीक है ना। पॉइंट टू बी नोटेड, इसके नीचे लिख लेना, पॉइंट्स टू बी नोटेड। फर्स्ट बहुत सिंपल करके लिख रहा हूं बस, ताकि आपको समझा तो दिया ही है। एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये आपको पता है कि कब क्या करना होता है, बस इसका ख्याल रखना है आपको। दूसरा किसका ख्याल रखना है? दूसरा आपको एडजस्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। पैसे इकट्ठे कर रहे हो क्या? पैसे इकट्ठे कर रहे हो क्या कि यहीं से यहीं कहीं बाहर चलेंगे कुछ चिल आउट करने? हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहे हो क्या? एडजस्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, इन दो चीजों को बस आपको ध्यान रखना है। अगर सेल्स दी हुई है तो एक्सपोर्ट को नहीं लेने का, और अगर डोमेस्टिक सेल्स दी है तो एक्सपोर्ट को लेने का, इंपोर्ट को नहीं, एक्सपोर्ट को, बिकॉज सेल्स के साथ क्या चलेंगे? एक्सपोर्ट चलेंगे। और अगर उसने बोला है कि खुद के लिए कंजप्शन किया है, प्रोडक्शन किया है खुद के लिए, तो सेल्स तो है नहीं वो, ना वो स्टॉक में है कहीं, तो ये तो अलग ही कोई तो आइटम है, तो इस आइटम को क्या करोगे? अलग से जोड़ के चलोगे आप। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? सबसे डिटेल्ड फॉर्मूला है, सबसे डिटेल्ड फॉर्मूला। हाँ, सबसे डिटेल्ड फॉर्मूला बताऊं क्या है इसका? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लिखो इसे। इससे इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। फाइनली डिटेल्ड इक्वेशन ऑफ VOO, समझना है किसकी इक्वेशन है? VOO की। VOO इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
लो जी बाबूजी हुक्म करो और क्या है। टेलीग्राम पे डल गया ये। बस इतना और हमारे पे थोड़ा एहसान कर दो। पिद्दी 2 ही मिनट में, ज्यादा नहीं है। 10 बजे तक बोला है ना, 9:55 तक छोड़ दूंगा आपको। चलो इधर अभी देख लोगे तो अभी हो जाएगा अकाउंट। वीओ निकालना है। क्या निकालने का है? पहले केस में सेल्स दिया और एक्सपोर्ट दिया। बोलो कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्यों ये इसका क्या कीजिए? क्योंकि सेल्स दी हुई है तो एक्सपोर्ट को नहीं लेने का। तो इधर ये कितना आ गया? वीओओ कितना आ गया बच्चों? 2000। अच्छा नेक्स्ट है डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। कितना? तो इस केस में 900 आ जाएगा। क्यों लिया एक्सपोर्ट? क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स दी हुई है, सेल्स दिए हुए है। एक्सपोर्ट बताओ लेंगे क्या एक्सपोर्ट को? क्लोजिंग स्टॉक लेंगे और ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे। 370 में 230 माइनस करो, 140। 3000 में जोड़ दो तो 3140 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक सेल्स और इंपोर्ट। कितना? डोमेस्टिक सेल्स है ना डी पार्ट में, और इंपोर्ट है। छपरी इतना चिल्लाने के बाद भी अभी क्या बोला था? इंपोर्ट का तो ये टीली लीली करने के लिए दिया है इसने, कुछ नहीं करने का इसका इंपोर्ट का। फाइन फालतू दिया मैंने इसे। एक्सपोर्ट को देखने का खाली, इंपोर्ट को तुम बोलोगे डोमेस्टिक सेल्स है तो क्या कीजिएगा? केवल एक्सपोर्ट नहीं किया होगा हमने, एक्सपोर्ट 0 होंगे। बोलो कितना आएगा? वेरी गुड 1550। नेक्स्ट है सेल्स हो गया, चेंज इन स्टॉक हो गया और ओपनिंग स्टॉक। वाह अब बताओ। सेल्स भी है, चेंज इन स्टॉक भी है, ओपनिंग स्टॉक भी है। क्या कीजिएगा? सेल तो लेंगे प्लस हाँ चेंज इन स्टॉक। अरे वो ओपनिंग स्टॉक वो डबल दिया। जब हमें फाइनल चेंज इन स्टॉक दे दिया तो इससे क्या कीजिएगा? इसे साइड में राइट साइड हो। ठीक है ना। केवल किसको लेने का? अरे तुम्हें समझ रहा है क्या? 4800 और प्लस 530 तो कितना हो जाएगा? 5330। समझा क्या? सेल्स दे दिया, एक्सपोर्ट नहीं लेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेंगे। एक तो ये लेंगे, एक ये लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर कीजिएगा? माइनस कीजिएगा। करके बताओ कितना आएगा? 36660 प्लस 2900 कितना आएगा? 23। 8 और 9 और 6 15 का 5 का 1 7 और 2 9 39। 583 में से कितना घटा दोगे आप? 1072। सॉरी मैंने क्या कर दिया? ओ माय गॉड ये क्या हो गया? मैंने ओपनिंग स्टॉक क्या कर दिया इसमें? प्लस कर दिया। गलत किया, ये उल्टा हो गया। क्या करने का था अपने को? क्लोजिंग स्टॉक एड ऑन करने का था इसमें से। नालायक को बोल बिन रहे हो। हाँ कर रहे हो। 1072 2 और 3 1 7 7 3 37732 में से ये घटाने का 24 सॉरी 34809। पक्की बात? 2923 इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 34809। ठीक है ना, ऐसा मैं मान लेता हूँ आपने सही बताया है। नेक्स्ट है बच्चों प्राइस दिया। ओ सेल तो दी नहीं है। हाँ तो कर लेंगे प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है ना, यानी कि 375 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे आप? 1555 में। ठीक है ना। कितना आएगा ये? 1930 कुल। किसको? अरे बेटा प्लस नहीं करने का, मैं कह रहा हूँ यार इतना। 583,125। क्लोजिंग स्टॉक इसमें एड ऑन होगा प्लस कितने का? 2989 का, और माइनस क्या होगा? 1232 ओपनिंग स्टॉक। ये फाइनल देख लो कितना आएगा? 584,882। ठीक है ना बच्चों, वैल्यू एडिड का एक पार्ट हमने पूरा कर लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इतना ही हमारा टारगेट था, आज टारगेट पूरा हो गया है ना।
और कल हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। हाँ और क्या ना, कल इसके न्यूमेरिकल चालू होंगे। सुनो 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 सुनो, इंटरमीडिएट कंजप्शन इतना बड़ा पोर्शन नहीं है, वो बहुत छोटा सा पोर्शन है, उसमें बस छोटी सी एडजस्टमेंट है। और फिर मेरे को ये बता करके सीधा कल क्या कराना है आपको, न्यूमेरिकल चालू, मतलब कल कुल मिला के ये मान के चलना 15 मिनट के अंदर अंदर न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे। और 20 क्वेश्चन हमें इस मेथड के करने हैं। किसके? ऐसा नहीं करेंगे कि पहले वैल्यू एडिट पढ़ेंगे, फिर इनकम पढ़ेंगे, फिर एक्सपेंडिचर और सबका मैशअप बना करके बाद में हाथ की याद करेंगे। बाद में सारे इकट्ठे बाद में भी करेंगे, फिलहाल जितनी प्रैक्टिस अभी करनी है अभी भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोऑपरेशन के लिए कि आप संडे में भी आए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह।